आरबीआई ने अब अपनी पूरी ताकत लगा दी है मार्केट को संभालने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई ने जिस तरह के बड़े कदम उठाए हैं पिछले 5-7 दिनों के अंदर, और अब जिस तरह से वो बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट काफी हद तक रिकवर कर रही है, ऊपर की तरफ जाने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। 24,000 के ऊपर आप निकल चुके हैं। हम इन सारी पहलुओं की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं उनके लंबे असर कितने हो सकते हैं। अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो में समझें कि इस पूरी बात का कितना असर जो है अलग अलग सेक्टर के ऊपर क्या पड़ेगा, ताकि जो है उन सेक्टर में जिन स्टॉक्स में मूवमेंट आए आप उनके तरफ फोकस कर सकते हैं, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन पर ज्यादा फोकस बन सकता है भारत में भी और विदेश के लोगों के लिए भी। तो वो काफी चीजें की आरबीआई ने। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि आरबीआई लगातार बड़े बड़े कदम उठा रहा है बाजारों को संभालने के लिए। तो जो अभी रिसेंट कदम है आरबीआई का, वो दो बड़े कदम आरबीआई ने उठाए हैं। अगर हम इनको समझें तो पहला, एक नई श्रेणी जारी कर दी गई है अब भारतीय निवेश करने के लिए। अभी तक आपको पता था कि भारत में एफपीआई नाम से और या एफआईआई के नाम से आप बाजारों में निवेश के रूप में विदेशियों को देखते थे, लेकिन भारत ने अब नया, बिल्कुल नया ये चालू किया है। यहां पर अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो फेमा के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया गया है सरकार ने। इस बड़ा परिवर्तन के बाद अब आपको भारत में निवेश करते वक्त जो है विदेशी लोग डायरेक्ट नजर आएंगे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से लोग निवेश कर पाएंगे। याद रखिएगा, जब एफआईआई आता है तो बहुत सारे कानूनी प्रक्रियाओं को पार करके आता है। कोई भी व्यक्ति जो कहीं भी दुनिया में बैठा हुआ हो, चाहे वो आपका अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, चाहे वो ईरान में बैठा हुआ है, चाहे वो रूस में बैठा हो, वो डायरेक्टली भारत में निवेश नहीं कर सकता। उसको एफआईआई बनना पड़ता है या एफपीआई बनना पड़ता है, जिसके बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। लेकिन अब भारत में आपको एक नई श्रेणी दिखाई पड़ेगी जिसको IFI बोला जा रहा है, यानी व्यक्तिगत निवेश, विदेशी व्यक्तिगत निवेश, यानी व्यक्तिगत रूप से जो विदेशी निवेश करेंगे। IFI की नई एक श्रेणी जारी हुई है। इसमें क्या कुछ किया गया है, इसके नाते भारत में उम्मीद ये की जा रही है कि एक बड़ा इनफ्लो आ सकता है, और उन सेक्टर में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उन सेक्टर में ये सबसे जल्दी निवेश आएगा जिन सेक्टर के ऊपर एफआईआई बुलिश हैं, जिन सेक्टर के ऊपर भारत का जो बिजनेस है वो ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आप इस बात को समझें तो यहां पर ये जो निवेश की प्रक्रिया है फेमा के रूल के तहत यह सूचीबद्ध कर दिया गया है। और अब यहां पर आपको ये दिखाई पड़ेगा कि तकरीबन जो है 10% तक वो किसी भी कंपनी में खरीदारी कर सकते हैं। यानी एक कंपनी में जो निवेशक है विदेश का, कोई भी निवेशक विदेश का, वो कोई भी हो, भारत का नागरिक रहा हो, नहीं रहा हो, एनआरआई ना रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी इंडिया नहीं आया हो, कोई इंडिया से उसका संबंध नहीं हो, यानी जिसको आप प्योर विदेशी कह सकते हैं, उस आदमी के लिए भी अलाउ किया गया है। मन में होगा क्या पाकिस्तान वाले भी आएंगे? तो पाकिस्तान वाले भी आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा नियम सख्त रहेगा, उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान और चीन के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना अलाउ किया गया है। बाकी देशों के लिए ये प्योर ओपन कर दिया गया है। अब इसमें यह किया गया है कि 10% तो वो किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, 24% तक कोई भी कंपनी में विदेशी जो व्यक्तिगत हिस्सेदारी है वो 24% के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में नहीं जा सकती। ये उसकी कैपिंग की गई, और 10% तक किसी एक कंपनी में कोई एक व्यक्ति खरीद सकता है। तो इसके नाते बड़ा फंड फ्लो भारत में आने की उम्मीद है, और जिसका सीधा संबंध जो है बाजारों से है, क्योंकि इक्विटी मार्केट के ऊपर इसका सीधा संबंध देखने को मिल रहा है। मैंने जैसे कहा कि इस लगातार जो है आरबीआई कोशिश कर रहा है। इसी के पहले अगर आप ध्यान दीजिए, 31 मई का ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आरबीआई ने कई सारे बड़े कदम उठाए थे। उस समय का कदम नंबर 1 था कि डॉलर स्वैप किया जा रहा था, रुपए के अगेंस्ट में डॉलर स्वैप की योजना आई थी। $5 बिलियन की ये योजना थी, जिसमें $1 बिलियन 1 जून को फाइनल हो गया था कि 28 मई से लेकर 1 जून में वो कंप्लीट किया गया था। उसके बाद के जो $4 बिलियन बचे थे, वो अब $4 बिलियन जो है यहां पर अब आरबीआई करता हुआ नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे करके आरबीआई इसको भी आगे फॉर्मुलेट कर रहा है। $4 बिलियन काफी बड़ा जो अमाउंट है वो अभी भी फॉरेक्स को स्वैप करने के लिए बचा है। इसके सीधा संबंध क्या होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन इसका सीधा असर ये होगा कि जो रुपया है वो आपका मजबूत होगा।
और वो लगातार मजबूत हो रहा है। अगर वो दिन याद करिए जब ये खबर आई थी 31 तारीख को, 31 मई को, तब रुपए का जो स्तर था तकरीबन 97 पे रुपया चला गया था और आज का स्तर जो है तकरीबन 94 पर रुपया आपका आ गया है। तो लगातार आरबीआई जो कोशिशें कर रहा है उसका असर जो है रुपए पर दिख रहा है, जिसका सीधा संबंध बाजारों के ऊपर है। और अब 94-50 के आसपास आपको रुपया आज करंटली जब हम ये बात कर रहे हैं तो चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका सीधा संबंध जो है आपको यहां पे देखने को मिल रहा है हमारे रुपए के मजबूती से। और ये सिर्फ यहीं पर आरबीआई रुक नहीं रहा है। अब अगर दूसरी खबर जो मैंने कहा बड़ी खबर है, वो आरबीआई ने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेटा को अब हर महीने जारी करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। इसमें हुआ क्या है वो आप समझ लीजिए, ये खबर है पूरी आपके सामने। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेटा को अब आरबीआई जो है साफ रूप से हर महीने सामने रखेगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि हमें ये समझ में आएगा, हमें का मतलब न सिर्फ नागरिकों को बल्कि सरकार को भी इस बात का प्रेशर आएगा कि वो किसी भी प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट में आरबीआई की मदद करें संभालने के लिए। तो ये डबल टैक्टिस है। आरबीआई सीधा तो गवर्नमेंट से बात नहीं कह पा रहा है, लेकिन डेटा को रिलीज करके जाहिर सी बात है वो बता रहा है। डेटा बहुत साफ बताता है कि क्या हुआ है। अगर मैं इस डेटा को आपके सामने रखूं तो हमारे सामने यहाँ पे क्लियर ये समझ में आएगा कि डेटा में कि जो आरबीआई ने किया है, आरबीआई ने यहाँ पर जो किया है वो ये है कि मैं आपको ये सारा दिखा देता हूं। तो देखिए 6 अलग अलग मद होते हैं करंट अकाउंट के लिए। हिसाब से अगर आप बात करें तो करंट अकाउंट की जो 3 मद हैं और उसके बाद ये चूंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका निगेटिव गया है तो जो आपका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और कैपिटल अकाउंट में भी 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। करंट अकाउंट को अगर आप देखेंगे तो करंट अकाउंट में आरबीआई, अब याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीआई हर महीने को 14 तारीख को अब इस डेटा को रिलीज करेगा। यानी आपका जो बैलेंस शीट है एक प्रकार से आरबीआई का, वो आपके सबके सामने आता रहेगा। इसके पहले आरबीआई सिर्फ अपना फॉरेन रिजर्व को जारी करता था, लेकिन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो है व्यापार घाटा, यानी जो आप सामान मंगाते हैं या भेजते हैं उसके आधार पर हमें जो है तकरीबन $52 बिलियन का घाटा है जो है हमारा यहाँ पर आउटफ्लो है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आउटफ्लो है। इसके अतिरिक्त जो सेवाओं का इनफ्लो है, यानी जो हमारी कंपनियां काम करती हैं वो इनफ्लो आता है, जो हमारे देश में पैसा आता है जो बेसिकली सेवाओं से, यानी आईटी कंपनियों का जो मेजर बेनिफिट है वो $36 बिलियन के आसपास आपको मिला है नेट। इसके बाद जो एक बड़ी चीज है जिनको बहुत बोला जा रहा है, तो देखिए रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये समझ में आएगा लोगों को कि जो लोग भारत से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, जिनको भारत में बैठ के बहुत सारे लोग देशद्रोही बना देते हैं, उन्हीं के कारण आपका करंट अकाउंट प्रॉफिट में आता है। अब यहां पे रेमिटेंस देखिए, रेमिटेंस तकरीबन $26 बिलियन हमारे देश में आया है। $26 बिलियन, $52 बिलियन, $36 बिलियन और $26 बिलियन। अगर आप ये चूंकि आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, ये इनफ्लो है, सारा मिला दीजिए, यानी 52 में से आपको घटा देना है 36 और उसमें आपको 36 और 26 को जोड़ करके आपको 52 में से घटा देना है। नेट स्थिति क्या है? आपका नेट स्थिति है 4.7 का पॉजिटिव, यानी आप प्लस में आए हैं। कहां पर? करंट अकाउंट में आप 4.7 के पॉजिटिव पर हैं। किसके नाते? रेमिटेंस के नाते। और यहां पर यानी पैसा हमारे पास आया है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आरबीआई का ये डेटा लोगों के ऊपर, यानी कम से कम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएगा। ये है कैपिटल का डेटा, कैपिटल अकाउंट का डेटा। कैपिटल अकाउंट के डेटा में साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो ये एफपीआई लोग बेच रहे हैं इसका कितना भारी असर जो है यहां पर दिखाई पड़ रहा है। यहां पर 14 बिलियन के लगभग $14 बिलियन आपका जो है यहां पर सेलिंग के नाते गवर्नमेंट को देना पड़ा है डॉलर के टर्म में। एफडीआई का जो इनफ्लो हुआ है, चूंकि ये अप्रैल एक महीने का डेटा जारी करेगी आरबीआई, तो ये अप्रैल महीने का डेटा है। यहां पर एफडीआई का इनफ्लो हुआ है। एफडीआई एफपीआई में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई ये 3 अलग अलग हैं। एफडीआई जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई जो पोर्टफोलियो के रूप में इन्वेस्टमेंट है, और एफआईआई जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है। तीनों अलग अलग। और एक नया अब आ गया आईएफआई, तो वो 4 हो गए विदेशियों के। ठीक है, तो एफडीआई इनफ्लो हुआ है इस महीने में $6.2 बिलियन का हमारा इनफ्लो है। तो यहां पर ये हैवी आउटफ्लो है, यहां पर इनफ्लो है। इसके बाद जो आप बैंक, आपके जो ईसीबीज हैं, वो जो बाहर के लिए पैसा का नेट आउटफ्लो होता है, ये चूंकि आपका डॉलर कमजोर हुआ तो जाहिर सी बात है ईसीबीज आपका नेट आउटफ्लो में जाएगा तकरीबन $3.5 बिलियन का। तो यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि जो एफआईआई की सेलिंग के नाते जो प्रॉब्लम है
वो बड़ा प्रॉब्लम है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इसका असर क्या होगा, इसका सीधा असर ये होगा कि अब आपको सामने नीचे दिखाई भी पड़ रहा होगा और मैं इसको लिख भी देता हूं, तो तकरीबन जो है हमारा बीओपी यानी जो भुगतान संतुलन का प्रॉब्लम है, जिस पहले आपने देखा करंट अकाउंट आपका 4.7 से प्लस था, अभी हमने देखा था यहां पर 11.3 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो गया, ये आपका कैपिटल अकाउंट में। तो ये करंट अकाउंट और आपका ये कैपिटल अकाउंट, नेट स्थिति आ गई 6.6 बिलियन डॉलर का आपका जो है घाटा हुआ। इस घाटे को आरबीआई डॉलर बेच करके ही कवर कर सकता है और कोई उसके पास तरीका नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात पे, क्योंकि जब ये डेटा सामने आना शुरू होगा, ये डेटा हर महीने नहीं आता था, 6 महीने और साल भर पे आता था, तो प्रेशर नहीं क्रिएट होता था। अब आम पब्लिक भी और बाकी लोग भी, इवन जो रेगुलेटर्स हैं वो भी बात कह पाएंगे कि हमको एफआईआई या एफपीआई को रोकने पर और प्रेशर करना पड़ेगा। इसका असर हो सकता है कि एफआईआई एफपीआई को रोकने के लिए टैक्स में या बाकी जगहों पे कोई और रिलीफ आने लग जाए, वो एक बड़ी चीज है, तो वो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये डेटा का सामने आना, और इसका असर निश्चित रूप से पॉजिटिव साइड में आप देख सकते हैं। साथ में जिस तरह से आज भारतीय जो आपके क्रूड का लेकर के जो बास्केट आई है, चूंकि क्रूड का बास्केट हमारा जो है यहां पर थोड़ा सा मजबूत हुआ है, क्रूड के हिसाब से हमारा बास्केट का क्या मतलब होता है, बास्केट का ये मतलब होता है कि मैं आपको दिखा देता हूं। तो बास्केट का अर्थ ये होता है कि जो आप नेट स्थिति जो आप करते हैं, यानी कि आप जितना खरीदते हैं, सुबह मैंने इसको ट्वीट भी किया था और अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे व्हाट्सएप पर तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। खैर, तो ये आपका नेट बास्केट है। नेट बास्केट की स्थिति आप रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं, 2026-27 का डेटा यानी अभी का, और अप्रैल में जो हमारा नेट स्थिति थी, हम $114 के हिसाब से जो हम क्रूड खरीद रहे थे। मई में वो नंबर घट के आ गया, 106 पर आ गया था। जून का जो अभी एवरेज चल रहा है वो 93 का चल रहा है, 93.1 का एवरेज जून का चल रहा है आपका। लेकिन आज की जो डेटा है और इसी में है 83 पर हमने नई खरीदी करी है, तो जो नया क्रूड हमने कल खरीदा है वो 83 पर है। तो ये एवरेज पॉसिबल है कि हमारा और नीचे जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी चीज है जो क्रूड में गिरावट के नाते हमको मिल रही है, और हमारा जो रेगुलर क्रूड का खरीद है देश का, वो धीरे धीरे करके नीचे की साइड में जा रहा है इन टर्म ऑफ रुपी प्रेशर के। तो रुपी के ऊपर इसके नाते भी प्रेशर जो है वो घट रहा है, और इसके ऊपर, और जो मैंने कहा स्वैप वाली बात, शुरुआत में मैंने आपको स्वैप की बात बताई, उसका भी असर ये रहेगा कि डॉलर हमारा मजबूत होता चला जाएगा। तो क्रूड में जो कमजोरी आई है, अगर आप पिछले 3-4 दिनों की बात करिए, लगातार क्रूड कमजोर हुआ है और अब हम 93 के बास्केट पे जा चुके हैं, जो कि अप्रैल में 116 चले गए थे। ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो रहा है। दूसरा, हमने अब नए लोगों को इंडिया में एंट्री करने के लिए आरबीआई ने अलाउ कर दिया है। जो विदेशी लोग हैं वो भारत में एंट्री कर सकते हैं, यानी आईएफआई हो गया, वो नया एंट्री करेंगे वो। अब इस सब का असर ये हो रहा है, क्रूड भी मजबूत हो रहा है, तो हमारा डॉलर के संदर्भ में हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो रहा है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो स्वैप की योजना भारत में लाई थी, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ये वीडियो मैंने बनाया था, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। भारत ने जो स्वैप की योजना बनाई थी, जिसमें $5 बिलियन भारत जो है स्वैप करेगा रुपए टर्म के हिसाब से, उसमें से $1 बिलियन हुआ था, $4 बिलियन बचा हुआ था, और वो नंबर अब हर महीने के हिसाब से होगा। उसका भी असर आपको बाजारों पर बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप आरबीआई को देख रहे हो तो लगातार पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर आरबीआई माइनर लेवल पर लगातार बड़े प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उन जगहों पे पैसा डाल रहा है जिन जगहों से बाजारों को संतुलन लाया जा सके। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि यहां पर ये जो बड़े लोग आ रहे हैं, जैसे विदेशी लोग आ रहे हैं, तो ये खरीदेंगे क्या, ये क्या खरीदने की कोशिश करेंगे? ये वो खरीदने की कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है, ये जो आईएफआई लोग हैं, ये आईएफआई, इनका जो बिहेवियर होगा वो एफपीआई से अलग होगा, इनका जो बिहेवियर होगा वो एफडीआई वालों से अलग होगा, इनका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं एफआईआई से अलग होगा, इनका बिहेवियर कुछ अलग होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स हैं, ये हमारी आपकी तरह सोचते हैं, ये इनके पास बहुत नॉलेज नहीं है, ये उस तरह के नहीं है कि इनके पास बहुत अच्छी अच्छी संसाधन है, इनको अलाउ किया गया है, एक आम पब्लिक है, बस ये विदेश में रहते हैं, तो इनकी सोच काफी हद तक हमारे आपकी तरह पाई जाएगी। इसलिए ये उन जगहों पर फोकस करेंगे जहां पर, पहला तो एक चीज है कि जहां पर ये फोकस करेंगे जहां पर इनको पता होगा कि रिपोर्ट्स में एफडीआई, एफपीआई या एफआईआई वहां जहां पे खरीद रहे हैं। दूसरा, जहां पर इनको चार्टिकली या डेटा वाइज ज्यादा मदद मिल रही होगी, ये वहां फोकस करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको रखूं यहां पर, तो जैसे
भारत ने पिछले कुछ दिनों के अंदर, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये आपका सेक्टोरल एनालिसिस का डेटा है। अगर भारत का अगर आप डेटा देखते हो, एक्सपोर्ट का शायद नहीं देखते होगे, 90% आप लोग नहीं देखते हो ये सब चीजें। तो भारत का जो एक्सपोर्ट का डेटा है उसमें क्या है, भारत के एक्सपोर्ट डेटा में जो सबसे बढ़िया एक्सपोर्ट हमने किया है पिछले साल भर के अंदर, उसमें हमने डिफेंस बेचा है। अब अगर एक विदेश में व्यक्ति जो रहता हो वो सिर्फ इतना जानता हो कि भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत की प्रॉब्लम है रुपए की, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें धंधा करना पड़ेगा। तो भारत एक्सपोर्ट क्या सबसे ज्यादा कर रहा है, मैं एक दिन की 2 दिन के अंदर आपको एफआईआई से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो नहीं हो पाएगी तो हो सकता है मैं उस पर कॉन्फ्रेंस कर दूं, और वो आप मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में जुड़ के 3-4 घंटे का, 2-2.5-3 घंटे का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करके भी हम उस पर बात कर सकते हैं। अभी वो प्लान करूंगा 1-2 दिन के अंदर, या तो मैं वीडियो लाऊंगा या तो कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैं आपको एफआईआई की पोजीशन कहां पे बन रही है उसको समझना इजी हो जाए, क्योंकि 10 से 15 मिनट के वीडियो में वो नहीं समझाया जा सकता, तकरीबन आधे घंटा 1 घंटा का समय तो उसमें जाएगा ही जाएगा। तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे कि आप देख पाएं उसकी वो कैसे कहां पे जा रही है। तो उसके लिए जरूर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मैं कॉन्फ्रेंस के रूप में लाऊंगा तो आप कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं। खैर, डिफेंस में जो बात की जाए तो भारत ने जो पिछले कुछ समय के अंदर जो एक्सपोर्ट किया है उसमें सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ हुआ है, तकरीबन 60% एक्सपोर्ट का ग्रोथ जो हुआ है वो सिर्फ रक्षा क्षेत्र में हुआ है। अगर आप डिफेंस देखो, आज का भी दिन देखोगे तो डिफेंस में एक तरफा तेजी है, लगातार डिफेंस कंपनियों की तरफ फोकस बढ़ा है। कौन लोग खरीद रहे हैं, अगर आप डेटा देखेंगे एफआईआई की खरीदिंग है, इसमें जो नए लोग आएंगे वो भी यहीं पे जाएंगे, क्योंकि डेटा सेंट्रिक मामला रहेगा। तो उन जगहों पर जहां पर बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन बना रहे हैं वहां पर ये लोग जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इंडियन डिफेंस उस तरह की स्थिति में है जहां पर चीजें बेहतर नजर आती हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं कोशिश ये कर रहा था कि आपको समझा पाऊं कि आरबीआई किस तरीके से हर एक पहलू को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट करती है, चाहे वो एफआईआई के मामले पर, जैसे मैंने कहा कि जब आप जिस तरह से ये बाहर पैसा जो जा रहा है उसको लेकर के अगर एफआईआई का जो नंबर अपने सामने है, अगर वो नंबर पर थोड़ा सा भी जो है गवर्नमेंट विचार कर ले, थोड़ा सा भी मदद कर दे सरकार जो है यहाँ पर, तो पूरा मामला सेटल हो सकता है। और पूरा मामला जब सेट होगा तो ये जो आपको $6.6 बिलियन हर महीने बेचने पड़ रहे हैं ये बचने लगेगा, और उसका असर ये होगा कि ना सिर्फ रुपया संभलेगा बल्कि मार्केट भी ऊपर जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा देश का अगर आप एक तरफ करो बैलेंस शीट तो उसमें साफ दिख रहा है कि एफपीआई बेच रहा है। एफपीआई सिर्फ टैक्स के लिए नहीं बेच रहा है, ये जिनको लगता है वो गलत है, सिर्फ टैक्स के लिए नहीं बेच रहा है, वो बहुत सारे मदों में बेच रहा है, बहुत सारे कारणों से बेच रहा है। एक कारण बताइए जरा, सोचिए कि इंडिया जितना फ्री बीज देता है पिछले 1 साल के दौरान, लगभग उतना ही जो है रक्षा उत्पाद का बजट भी है। यानी जितना हम अपनी सुरक्षा पे खर्चा करते हैं लगभग उतना ही हम फ्री बीज बांट दे रहे हैं। तो ये देख करके एफआईआई तो नहीं खुश होगा ना। मुद्दा ये है कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। कारण यह है कि जिस तरह से हमारा इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, अगर उसको दुरुस्त किया जाए, टैक्स का प्रॉब्लम दुरुस्त किया जाए, तो फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी और उसका असर पूरे मार्केट के ऊपर होगा। तो आरबीआई इन सारे डेटा को शो करके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा उसको हल मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले। साथ में आरबीआई पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो, बाजारों को लेकर के, डॉलर को लेकर के, रुपए की जो मजबूती लाने की कोशिश है उसको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में एक निवेशक के रूप में आपको बाजारों में थोड़ा सा घबराने का जो नजरिया है वो कम कर देना चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी है कि बाजार अगर कोई सोच के बैठा हो कि नहीं बाजार एक तरफा भागेगा, नहीं भागेगा, क्योंकि जो हमारे मेन सेलर भाई लोग हैं, एफपीआई लोग हैं, ये अभी भी सुधरे नहीं हैं। इनकी सेलिंग बनी रहेगी जब तक कि इनको कुछ डेटा में चेंज दिखेगा नहीं। आरबीआई उस डेटा को नहीं बदल सकता क्योंकि वो नीति का फैसला है जो गवर्नमेंट लेती है। आरबीआई अपने स्तर पर बहुत कोशिश कर रहा है और जिसका असर बाजारों पर दिख तो जरूर रहा है, लेकिन उसकी ताकत को थोड़ा और ताकत चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज का, और अगर वो मिलेगा तो फिर मार्केट कहीं अधिक बेहतर करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी मार्केट कंसोलिडेटिव रहेगा, बट वो अब पॉजिटिव व्यू पे रहेगा। जो पिछले 3-4 महीनों में या पिछले साल सवा साल में निगेटिव व्यू के साथ चल रहा था मार्केट, वो अब थोड़ा पॉजिटिव व्यू के साथ चलेगा, बट अभी भी कंसोलिडेटिव ही रहेगा जब तक कि नीतिगत फैसले नहीं आते। आरबीआई वाले फैसले बहुत अच्छे हैं, वो आ भी रहे हैं और वो काफी बाजारों को संतुलन देने की कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या चीजें हो रही हैं, ठीक लग रही है, नहीं ठीक लग रहा है, वीडियो का फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं क्या,
क्या नया आप मेरे से जानने की कोशिश करना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में सर बातें जरूर लिखिए, उसके आधार पर मैं नए वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मेहनत हम करते हैं, डेटा निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका राइट आउटपुट आपके सामने देते हैं। जब मैं 1 जून को बता रहा था कि आरबीआई काफी बुलिश हो रहा है, उसमें भी ट्रोलर लोग आए, उसमें भी ट्रोल करते हैं। उसके बाद एक दिन मार्केट घट गया, आकर के उसमें आप कोई कुछ बोलता है तो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मुद्दा यह भी है कि आप अगर सपोर्ट करेंगे, जो पॉजिटिव लोग हैं वो प्लीज सपोर्ट करिए, एटलीस्ट वीडियो को आगे भेजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा लोग देखें, ताकि नया फॉर्मेशन समझ में आए कि किस ढंग से चीजें चल रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर आपके सामने और अच्छा रिसर्च लाकर वीडियो लाएंगे। सही समय पर मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि बेरिश या बुलिश व्यू में मैं आपको पहुंचाऊं। मैं जून के शुरुआत से आपके सामने उस बात को रखना शुरू किया जब ये चीजें दिख रही थी। मैं किसी भी एक पकड़ वाला बात नहीं करता हूं कि एक चीज ले लीजिए आप बुलिश रह जाइए या आप बेरिश हो जाइए। मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता और ना ही मेरा लॉजिक है। मार्केट बहुत जीवंत है, बाजारों में रोज कहानी आती है, रोज न्यूज आती है, रोज नीतियां आती हैं, रोज नई पॉलिसीज बनती हैं और उसके हिसाब से बाजारों का रुख बदलता है। मैं पॉलिसीज को, मैं उन नीतियों को आपके सामने बेहद आसान शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूं, करता भी हूं, और उसके आधार पर अपने व्यूज जो होते हैं मैं उनके अकॉर्डिंग परिवर्तित करता हूं। तो मेरा व्यू पोलराइजेशन का नहीं होता है कि मैं या तो सिर्फ बेयर ही बोलूंगा या सिर्फ बुल। जनरली मैं बहुत बीच में रहता हूं और मुझे जो नीतियों का हिसाब दिखता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं। 1 जून को मैं आपको बताना शुरू कर चुका था कि मार्केट अब रिवर्स कर सकता है, चीजें बेहतर हो सकती हैं, और वहां से चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। हर एक चीज जो है यूट्यूब पे ला पाना संभव नहीं है। मैं एफआईआई वाली वीडियो बहुत समय से सोच रहा हूं, लेकिन उसका लेंथ काफी लंबा हो जाता है, वो बना पाने में दिक्कत हो रही है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा, या तो एज ए वीडियो लेके आएंगे या फिर उसके लिए कॉन्फ्रेंस लेके आएंगे, जो भी होगा वो आपके सामने मैं जरूर लेके आऊंगा। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।